हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 44वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 43 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम परसेंटेज का टाइप नंबर 23 डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 23 मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और हमने कहा था कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है मिसलेनियस के। तो 10 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और बचे हुए 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लें, क्योंकि उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो अच्छे 10 क्वेश्चन थे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक से बड़ी संख्या के संदर्भ में इसके इसके मतलब इसी संख्या की बात कर रहा है। इसके तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। देखो, हमने सवाल यहां से यहां तक पढ़ा। अब अगर हम यहां से समझें तो यहां से एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसने कहा है कि एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम, अगर हम इनका अंतर निकालें तो अंतर किसके बराबर होगा? वह संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल के 25% के बराबर होगा। तो इससे हम एक आराम से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। हम मानते हैं कि वो संख्या ए है। संख्या हमने मान ली ए है और इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/a होगा। वह संख्या और इसके व्युत्क्रम का जो अंतर है वह किसके बराबर है? उसने कहा है कि वह संख्या प्लस इसका व्युत्क्रम, इसका भी 25%, इसका है 25%। तो हमने सवाल यहां से लेकर यहां तक पढ़ा और इतना पढ़ने के बाद हमने एक इक्वेशन बना लिया। हमने मानी है कि संख्या ए है, संख्या एक ए है, तो उसने कहा है कि उस संख्या का व्युत्क्रम कर लो, फिर उसका निकालो अंतर। तो वह संख्या और उसका व्युत्क्रम, इनका निकाला अंतर, वो किसके बराबर है? वह संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल के 25% के बराबर है। तो ऐसा हमने लिख लिया। हमने संख्या को माना है ए, हमने संख्या मानी है ए, ये हम याद रखेंगे। अब आगे पूछ क्या रहा है, तो संख्या का चौथा घात इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम क्या करेंगे कि ये जो ए है ना, ए, इसका निकालेंगे ए की पावर 4 की वैल्यू और एक निकालेंगे ए की पावर 2 की वैल्यू। फिर हम देख लेंगे सर ये वाला जो मान है, ये ए की पावर 2 से ये मान कितने परसेंटेज अधिक है। बस इसी को हमें पूछा है कि ए की पावर 2 निकाल लेना और ए की पावर 4 निकाल लेना। फिर हम वहां चेक कर लेंगे कि इससे ये कितना ज्यादा है, उसी का परसेंटेज चाहिए। तो हमारे सामने एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। तो इक्वेशन को हम हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, लासा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए बराबर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 25% का मतलब होता है 1/4। तो इस ए से ये ए कट जाएगी, इस 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4a² माइनस का 4 और इधर बचेगा a² प्लस का 1। तो चलो एक स्टेप और कर देते हैं। 4a² माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 का गुणा इन दोनों में ही होगा। यहाँ बचेगा a² प्लस का 1। अब हम जानते हैं a² जब इधर आएगा तो घटेगा, तो इधर बचेगा 3a² बराबर, ये 4 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो इधर आ जाएगा ये 5। तो हम यहाँ से a² की वैल्यू हम डायरेक्ट पता चल गया कि सर 5/3 होगी। ये तो a² का मान आ चुका है। a² का मान, हमें a² का मान चाहिए था तो आ गया है। अब हमें a की पावर 4 का मान और निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर a की पावर 4 कितना होगा। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसका एक और बार और वर्क कर दो, तो इसका भी वर्क कर देंगे तो 25/9 हो जाएगा। अब बस हमें यही चेक करना है कि इससे ये कितने परसेंटेज अधिक है, इससे ये कितने परसेंटेज अधिक है। ए की पावर 2 ये आएगा, ए की पावर 4 ये आएगा, तो इससे ये कितना ज़्यादा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे ऊपर कि 25/9 माइनस, चलो अलग से कर लेते हैं इसको, चलिए इधर ही लिख देते हैं 5/3। इतना ही अधिक होगा, इतना ही अधिक होगा। और कहाँ से इससे है, तो नीचे हम लिख देंगे 5/3 और गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका लासा आ गया
9, यहाँ 25 रहेगा, 25 माइनस का 3 बार भाग जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और अपॉन में ये 5/3 रहेगा, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो हम जानते हैं कि सर 25 में से 15 जाएगा तो ये 10/9 आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं कि ये 10/9 ये आ चुका है, और अपॉन में है ये 5/3 और गुणा 100 है, गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह है। तो हमें काटना है, 5 से ये कटेगा 2 बार, 3 से ये कटेगा 3 बार, तो ये 200/3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 200/3 होता है 66 सही 2/3, मतलब ये ऑप्शन रहेगा। अगर इसका भाग लगाओगे तो 66.666 इस तरह से परसेंटेज निकलेगा, ये वाला 6 हटेगा तो यहाँ 7 कर देगा, तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का होगा डी ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही है, बस हमने हर एक स्टेप लिखा है, इसलिए आपको लग सकता है कि ये काफ़ी लंबा सवाल हो गया, वरना ये हम आराम से अलग से कर सकते थे। अगर हम ये चाहते कि सर ये वाली जो है ये काम है, इसको हम अलग से घटा लेते, तो हम डायरेक्ट ये लिखते कि 10/9 और 5/3, हम इतना लिखते हैं। अगर हम ये जो माइनस का काम है, इसको घटाने वाला काम है, इसमें से इसको घटाने वाला काम है, वो हम डायरेक्ट लिख लेते कि 10/9 और बट्टे 5/3, इतना हम काम अलग से कर लेते। वो मैंने हर एक दिखाया था इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66.666 आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर ये वाला 6 घटाएंगे तो यहाँ आगे बढ़ा देंगे 1, इसलिए ये 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस सवाल का सही उत्तर हुआ। तो हम चाहें तो सवाल को बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो थोड़ा आराम आराम से भी कर सकते हैं। तो हमने मेन चीज़ यहाँ पर बताई कि इसमें से ये कितना ज़्यादा है, वो हमने परसेंटेज निकाल के रख दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की एक डिब्बे में सीटें हैं। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% स्थान घेरे हैं। यदि ट्रेन में 20% स्थान हमेशा खाली रखा जाए तो ट्रेन में कुल कितने यात्री बैठे होंगे। इसने बोला है कि एक ट्रेन के अंदर जितने डिब्बे हैं उतनी ही एक डिब्बे के अंदर सीटें हैं, और एक डिब्बे में 25 लोग बैठे हैं, जो इसकी क्षमता मतलब उस डिब्बे की क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सर ये एक ट्रेन का डिब्बा है, एक ये ट्रेन का मान लीजिए डिब्बा है, इसमें लोग बैठे हैं 25 लोग, और इन लोगों ने कितना स्थान कवर किया है इस एक डिब्बे का, तो इन्होंने कवर किया है 71 सही 3/7% स्थान कवर कर लिया है इन लोगों ने। तो हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि सर इस एक डिब्बे में आखिरकार कितनी सीटें होंगी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 71 सही 3/7 परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है 25, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो वो निकलाएंगे इस डिब्बे के अंदर सीटों की संख्या। अब जितनी एक डिब्बे में सीटें होंगी उतने ही डिब्बे होंगे, तो हम उनका मल्टीप्लाई करके टोटल सीट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसको सही कर लो, 7 एकन 7, 7 7 49, और अगर ये 3 जुड़ेगा तो ये 500/7 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, वैसे 7 ये था, हम इसको लिख सकते हैं कि 500, ये 3 और ऐड हो जाएगा, ये वाला 3, इसका इधर में गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ये जोड़ देंगे तो 500/7, और गुणा कर देंगे नीचे 100 का, क्योंकि ये परसेंटेज हटाएंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो है 5/7। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 5/7 का मतलब है 25, 5/7 का मतलब कितना स्थान हुआ, 25 हुआ, 25। तो हम ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, फ्रैक्शन में अगर हम किसी संख्या को मानते हैं तो वह संख्या 1 होती है, परसेंटेज में 100% और फ्रैक्शन में 1 होती है। तो हम उस 1 की वैल्यू निकालेंगे, 5 का भाग इधर लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35, इसका मतलब 1 की वैल्यू निकल आई 35। तो ये निकल के आई डिब्बों की संख्या। आखिरकार इसमें कितने डिब्बे होंगे, तो डिब्बे हो नहीं, इस डिब्बे के अंदर सीटें कितनी होंगी, टोटल 35 सीटें होंगी। इसका मतलब समझ में आ गया, सर टोटल 35 सीटें हैं। अब एक डिब्बे में अगर 35 सीटें हैं
तो सर डिब्बों की संख्या भी 35 होगी, तो कुल सीट कितनी होगी? तो अगर हम टोटल सीट निकालना चाहें, टोटल सीट बराबर 35 गुणा 35, ये तो हुई कुल सीटें। अब वो कह रहा है कि ट्रेन में अगर 20% स्थान खाली रखा जाए तो फिर 80% ही कवर होगा, तो इसका भी हमें निकालना है 80%, 80/100। बस इसको सॉल्व कर दो, ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो सब निकल आएंगे। तो हम जानते हैं कि 5 से काटते हैं, 5 से ये 7 बार कटा और 5 से ये 20 बार कटा, फिर 5 से ये 7 बार कटा और 5 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये कटेगा 20 बार, तो 7 7 49 और 49 दूनी 98, ये 98 आया है और एक जीरो लग जाएगी, तो 980 निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। हमें ये देखो, किताब थी एक महेश मिश्र की किताब थी, उस किताब में ये क्वेश्चन लिखा था, तो हमने उस किताब से सीधा सीधा ये क्वेश्चन उठा लिया है, क्योंकि हमें लगा था कि ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बार और हम इसको समझ सकते हैं कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं, और इसने बोला है कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं जो इसकी क्षमता का 71 से 3/7% स्थान कवर करते हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी वैल्यू है कि इस परसेंटेज का मान 25 सीटें हैं। तो सर 100% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, या फिर हमने इसका फ्रैक्शन निकाला, 5/7 का मान 25 है तो एक का मान आएगा 35। 35 एक डिब्बे के अंदर टोटल सीटें आ गई। तो और पूरी ट्रेन में सीट निकालना चाहते हैं तो हमें पता था पहले ही कि एक डिब्बे के अंदर जितनी सीटें हैं उतनी ही डिब्बों की संख्या है, तो एक डिब्बे में 35 सीटें निकल आई, तो 35 ही डिब्बे होंगे, तो 35 का गुणा 35 में किया, ये निकल आई टोटल सीट, और इस पे भी हमें 20% स्थान खाली छोड़ना है, तो 80% ही इसका बताना है। इसका 80% निकाला, आंसर आया 980। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब है। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% हैं, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखो, जन्म दर 13% है और मृत्यु दर 9% है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो जन्म दर ज्यादा है। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4% इसका मतलब जन्म दर है। ओवरऑल देखा जाएगा, मृत्यु और जन्म दर को मिलाया जाएगा तो देखा जाएगा कि 4% जन्म दर निकल कर आएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर जो जन्म दर है वो 4% है। 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है, 1/25। इसका मतलब जनसंख्या 25 से 26 हो गई होगी, 25 से 26 हो जाएगी एक वर्ष में। लेकिन वो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करें। तो 2 वर्ष का मतलब है 2 बार हम इसकी वैल्यू को रिपीट करेंगे, इसकी वैल्यू को 2 बार, तो ये 25 से 26 हो गई होगी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 625 आएगा, 625, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको ऐसे ही रखते हैं, 26 गुणा 26। प्रारंभ में नगर की जनसंख्या कितनी है वो सवाल में दे रखी है। प्रारंभ में कितनी है? 1,87,500, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1,87,500। ये कितने गुना है उतने ही गुना इसको कर देना, आंसर निकल आएगा। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि सर जो 26 है, 26 में 13 तो आता ही है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से कट जाती है? तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तर होगा वह 13 से अवश्य कटेगा। तो 13 से कौन सी संख्या कट सकती है? 13 से अगर इसको काटें, 13 दूनी 13 13 बचा 7, 13 पन्ना 65 बचा 7, 13 छक्के 78, ये नहीं कटेगी। 13 छक्के 78, हाँ ये कट जाएगी संख्या। 13 से 2028 कट जाता है। अब ये 2029 है तो ये भी नहीं कटेगा, इसमें एक शेषफल बच जाएगा। ये 2030 है तो इसमें भी नहीं, इसमें 2 शेषफल आएगा, ये भी 13 से नहीं कटेगी। तो 13 से मात्र ये ऑप्शन कट रहा है बी। तो जरूरी नहीं है कि हम इसका मल्टीप्लाई करें, फिर हम यहाँ चेक करेंगे कितने गुना है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ उत्तर निकालें। यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है कि यदि अगर 26 गुणा 26 है तो इसका मतलब इसके अंदर 13 होगा और संख्या 13 से जरूर कटेगी। तो हमने यही देखा कि यही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है, तो उत्तर होगा ये हमारा। एसएससी CHSL 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
एक संख्या p एक दूसरी संख्या q के वर्ग के आधे से 25% अधिक है। तो देखो जैसा इसने बोला है ऐसे सवाल कैसे करते हैं, जैसा जैसा सवाल बोलता जाए वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एक संख्या जो p है, तो हम सवाल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ये जो संख्या p है वो बराबर है, कितने के बराबर है, एक दूसरी संख्या q। तो q ये कह रहा है इसके वर्ग, तो वर्ग कर लिया, इसके वर्ग के आधे, आधे का मतलब 2 का भाग, आधे से 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, और इससे 25% अधिक का मतलब होता है 5/4। मतलब 4 से 1 बढ़ गई है तो कितनी हो गई होगी, 5/4। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 5/4। 25% अधिक का मतलब होता है कि या तो ऐसे कर लो सर, 25% अधिक है तो 125/100 कर लो, तब इसको काटोगे तब यही आएगा। या फिर हम फ्रैक्शन से समझ जाएंगे कि 1/4 है तो 4 से 1 बढ़ी तो 5/4 हो गई होगी। तो ये हमें समझ में आ गया, हमने पहली लाइन पढ़ी और इतना डेटा हमने लिख लिया। अब आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं। इसने बोला है जो कि, अब मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस देखी होंगी तो मैंने ये बताया था कि जब भी गणित में जो कि शब्द आ जाता है, जो कि, तो उसके बाद वाला जो डेटा होता है वह किसकी बात करता है। तो जो कि के बाद जो है ना, जो कि पी के 50% से 20% अधिक है, तो अधिक कौन है। तो यहां से पीछे लौटो, जो भी आएगा, पी आए चाहे क्यू आए, अगर पी आएगा तो पी की वैल्यू है, क्यू आएगा तो क्यू की वैल्यू है। तो जो कि से वापस लौटो, वापस लौटने के दौरान यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा, क्यू पढ़ा, तो इसका मतलब ये क्यू की बात कर रहा है कि ये जो क्यू है ना, क्यू दूसरे नंबर पर इसने बोला है क्यू बराबर, क्यू बराबर क्या है, पी के 50% से 20% अधिक है। तो सर पी का 50% का मतलब तो आधा होता है, p/2, पी का 50% का मतलब आधा हो गया। अब वो कह रहा है 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 से 1 ज्यादा मतलब 6/5 है, तो 6/5। यहां से हम देखेंगे सर पी और क्यू में एक ये इक्वेशन है, पी और क्यू में एक ये इक्वेशन है, तो यहां से हम पी और क्यू के मान निकाल सकते हैं। फिर पी का 90% और क्यू का 30% निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे करना है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो p की वैल्यू है, ये वाली, ये p की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा q बराबर, जो p की वैल्यू है ये वाली पूरी, ये पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो हम लिख देंगे q²/2 गुणा 5/4, और p की वैल्यू ये हमने रख दी, बट्टे में 2 है तो इसका मतलब गुणा 1/2, नीचे ये 2 था, और ये गुणा में 6/5 है। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना, देखो एक ये जो है ना स्क्वायर से ये वाला क्यू कट जाएगा एक बार, तो एक तो ये हो गया। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से ये 3 बार कट गया, 5 से ये 5 कट गया। अब देखो ऊपर कुछ नहीं बचा है, मात्र क्यू बचा है। ऊपर बचा है ये 1 3, और नीचे बचा है 4 दूनी 8। तो क्यू इधर है तो ये 8 तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये 3 नीचे पहुंच जाएगा। तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3। ये क्यू का मान हमारे पास आ चुका है, क्यू का मान आ गया 8/3। तो अगर क्यू का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो पी का वैल्यू भी आ जाएगा। तो पी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, चलो पी की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, पी बराबर, क्यू की वैल्यू आए 8/3, तो हमने लिखा 8/3। देखो पी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 ऊपर जाके गुणा होगा, ये 5 ऊपर जाके, मतलब 5 दूनी 10, 10 का गुणा क्यू से होगा, और बट्टे में आएगा 6। तो हमने क्यू की वैल्यू रख दी, ये क्यू की वैल्यू है, और इसके साथ गुणा कितने होगा, क्यू के साथ गुणा होगा 5 दूनी 10, ये 10 का गुणा हो जाएगा, और बट्टे में ये 6 आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे कर दिया है 3 से, अच्छा 3 से नहीं कटेगी संख्या, ये 10 इसके साथ और ये। तो अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर सकता है, ये कटेगा 2 से 3 बार और 2 से ये 4 बार, तो ये आ गया 40/9। ये आ चुका है पी का मान। अब सवाल में बोल रखा है कि सर पी का 90% और क्यू का 30%, तो इसका तो 30%। अगर हमें क्यू का 30% चाहिए तो हम डायरेक्ट यही कर देंगे सर, 30% का मतलब होता है 3/10 चाहिए।
और इसका हमको कितना चाहिए 90%, तो इसका मतलब 9/10 चाहिए। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यहाँ से तो ये तो 4 निकल कर आया, यहाँ से तो इसका 90% तो 4 निकल आया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 0.8 यहाँ से आ गया। और इन दोनों का पूछ रहा था योगफल, तो 4 और 0.8 इनको जोड़ देंगे तो 4.8 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है इस सवाल का जवाब। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, ये CGL टीयर 1 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। जब ऐसा सवाल आता है तो बस ध्यान से सवाल को पढ़ो और जैसा सवाल बोलता है वैसा हम करते हैं, तो हम आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है, समझ में आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार और देख लो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ए की आय है वह बी की आय से कितने परसेंटेज कम है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, सर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इनकी जो इनकम है हम इनकी इनकम 100% मानते हैं। अगर ए की इनकम 100% है तो 100 में से 60% खर्च करता है, तो फिर बचाता कितना होगा, ये बचाता होगा 40%, ये इसकी सेविंग है। और बी, अगर बी की इनकम अगर 100% है तो ये खर्च कितना करता है, 75% ये खर्च कर देता है, तो इसका मतलब यहाँ 25% की ये बचत करता होगा। अब इसने सेविंग्स के बारे में कुछ और जानकारी दी है। इसने कहा है कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, मतलब बी से 20% ज़्यादा ए की बचत है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर अगर इसकी बचत 100 है, मान लो इसकी बचत 100 है, तो इसकी 20% अधिक इसकी बचत होगी, तो 120 इसकी अधिक होगी। तो हम अगर इसको फ्रैक्शन में निकालना, इसको हम अगर काट के छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। इससे काट लेंगे 20 से ये 5 बार और 20 से ये 6 बार। ये हमने रेशियो निकाली है, रेशियो पर काम कर लेंगे कि सवाल में हमने जो बचत निकाली वो इतने इतने परसेंटेज है, और सवाल में अगली ही लाइन दी थी कि इसकी तुलना में इसकी जो बचत है 20% ज़्यादा है, तो ये हमने रेशियो निकाल लिया है। अब हम यहाँ से ए की आय और बी की आय निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 25% का मान कितना है, 25% की वैल्यू है 5, तो सर 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 का अगर ये 25 से 100 बनाना है तो यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 5 का गुणा, सॉरी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। तो हम ऐसे मानेंगे कि सर 25% का जो मान है वह 5 के बराबर है, तो सर इस 100% का मान कितना होगा, तो 25 से 100 बनाना है तो 4 का गुणा करना है, 4 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं कि सर 25% अगर 5 के बराबर है तो सर 100% कितने के बराबर होगा। तो इससे ये करने में गुणा 4 का किया है हमने, यहाँ इससे ये करने में हमने गुणा किया है 4 का, तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा कर लेंगे, तो कुल मिलाकर 20। तो हम बात करें सर बी की जो 100% वैल्यू होगी वो 20 निकल के आएगी, इसका मतलब बी का जो आय होगी वो 20 रुपये आ गई। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 40% की वैल्यू है 6, तो 40% की वैल्यू है 6 और हमें निकालना है 40 से 100, तो 40 जैसे इधर लिख लेते हैं कि सर 40% की वैल्यू है 6, तो अगर हमें इससे 100% चाहिए तो ये इसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो इसका 6 का भी 1.5 गुना करेंगे, 1.5 गुना करेंगे, तो नहीं 2.5 गुना है, 2.5 गुना 2.5, 2.5 गुना है, तो इसको भी हम 2.5 गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 6 का 2.5 गुना 15 होता है, तो हमें मालूम है 2.5 गुना है, तो ये हो जाएगा, इसकी जो इनकम निकल के आएगी, इसकी इनकम निकलेगी 15। तो ये हमने आराम से यहाँ से कंपैरिजन करके निकाल लिया, ये हमें दिखाना नहीं था, ये हमें डायरेक्ट ऐसे ही समझना था कि सर 25% का मान अगर 5 है तो 100% का मान 20 होगा, तो बी की इनकम आ गई 20। 40% का मान यदि 6 है
तो सर 40 से 100 बनाना है तो 2.5 गुना करना है, तो 2.5 गुना इसको भी कर देंगे, इसका 2.5 गुना होता है 15। तो ए की इनकम 15 निकली, बी की इनकम 20 निकली। अब यहाँ देख लो कि ये पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितने % कम होगी, तो इससे ये कितना कम है, तो तुम कहोगे सर 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है, और कहाँ से? 20 से कम है। तो 20 का गुणा कर देंगे, 20 का भाग लगाएंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे 100 का गुणा करके। तो इससे ये कटा 5 बार, 4 बार कट गया, और 4 का भाग लगाएंगे इधर, तो ये 25% आंसर आएगा। 25% इस सवाल का जवाब हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एसएससी सीजीएल 5/3/2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये 4 बार कटा है तो हमें 4 लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो 16 भी क्वेश्चन अच्छा है। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़ती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये है सर 2016 और यहाँ 2000 मान लो 18 आ गया। इसका मतलब 6% की दर से बढ़ती है। बीच में 2017 भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से एक यहाँ डाउन होगा और एक दूसरा यहाँ डाउन लगेगा। एक यहाँ पर, यहाँ 2017 का आएगा, यहाँ पर भी 6% की दर से बढ़ रही है, यहाँ पर भी 6% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, आगे 50,000 हो गई, मतलब यहाँ पर 50,000 जनसंख्या हो गई, ये सवाल में दे रखा है। 50,000 जनसंख्या यहाँ हो चुकी है। हमने सवाल यहाँ तक पढ़ा और ये अपने अनुसार लिख लिया कि 2016 से 2018 तक जो जनसंख्या है 6% की दर से बढ़ती है। तो पहले 2016 से 2017 में आएगा 6% बढ़ के, फिर 2017 से 2018 में आएगा, फिर 6% बढ़ेगा। तो यहाँ 50,000 हो गई है, ये ऐसा सवाल में लिख कर दिया है। और अगले 3 वर्षों तक यही प्रवृत्ति रही, और आगे 3 वर्षों तक 18, 19, 20, 21 तक 6% की दर से ही बढ़ती रही। ठीक है, और यदि ए 2016 की जनसंख्या है, ए कह रहा है ए, यहाँ पर जो जनसंख्या है उसको ये मान रहा है ए है, और बी 2020 की जनसंख्या है, तो यहाँ से 2 साल और आगे जाइए, यहाँ 2020 आएगा यहाँ पर, और ये मालूम है सर आगे भी 6% की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी 6% होगा और यहाँ पर भी 6% होगा वृद्धि। 2020 की जो जनसंख्या है इसने मानी है इसको बी, इसने बोला है कि 2016 में जो जनसंख्या होगी वो होगी ए, और 2020 में जो जनसंख्या होगी वो होगी बी। तो हमको तो दोनों अलग अलग संभावित पूर्णांकों के अनुसार हैं, तो b माइनस ए का मान ज्ञात करो। मतलब 2020 में जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 2016 में जितनी जनसंख्या है उसको माइनस कर दो, जितना भी आएगा वही हमारा उत्तर है। लेकिन यहाँ एक बात लिखी है इसने कि संभावित पूर्णांकों, मतलब ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पॉइंट में आएगी, पॉइंट वैल्यू को लगभग वैल्यू मानकर चलना। तो हम यहाँ पर लगभग काम करेंगे। तो हम जानते हैं सर यहाँ सक्सेसिव लग जाएगा, 2016 से 17 तक 6% बढ़ी होगी, 17 से फिर 18 तक 6% बढ़ी होगी, तो 6 और 6 इनका सक्सेसिव क्या होता है हम जानते हैं सर, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6 बट्टे 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12.36% आएगा। तो हमें पता चलेगा सर यहाँ पर जो इन दोनों का जो योग करेंगे तो 12.6% बढ़ेगा, 12.36% बढ़ेगा। लेकिन इस पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगी। सवाल में ही बोला है संभावित पूर्णांकों, मतलब लगभग में उत्तर लेकर आना है। तो लगभग में उत्तर लाएंगे तो ये जो 12.36 है इसको हम लगभग 12.5 मान के चलेंगे। 12.5 ये जो है ना, इसको हम लगभग 12.5 मान के चलेंगे। ऐसा हम क्यों मान के चलेंगे? ऐसा इसलिए मान के चलेंगे क्योंकि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। तो हम जानते हैं कि सर इसको हम लगभग में यहाँ पर 12.5 मान के चलेंगे, और यहाँ पर भी वृद्धि 12.5% की हुई होगी, क्योंकि इसको भी हम लगभग में लेकर चल रहे हैं। तो इनका फ्रैक्शन कितना होता है सर? इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो अगर पहले जनसंख्या, यहाँ पर अगर जनसंख्या 8 थी, यहाँ जनसंख्या यदि 8 थी तो उससे 1 बढ़ गई, यहाँ पर फिर 9 हो गई होगी। इसका मतलब ये समझ में आया। इस फ्रैक्शन का मतलब है 12.5% बढ़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 12.5 का 1/8 होता है। तो शुरुआत में यदि 8 थी तो उससे 1 बढ़कर 9 हो गई होगी।
तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ की जनसंख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि सर 9 की वैल्यू है ये, 9 की वैल्यू अगर ये है, अच्छा एक काम करते हैं, या तो तुम यहाँ की जनसंख्या निकाल लो, या हमारे पास एक तरीका और है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये सर 5 है, ये 10 है और ये 25 है, और मैं इसमें से इसको माइनस कर पाऊँ, तो तुम कहोगे सर इसमें से जब अगर इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20, ये आंसर 20 आएगा। और अगर मैं ये दे दूं कि यहाँ का अंतर कितना है 5 का, और यहाँ का अंतर कितना है 15 का, तो इनका अंतर जोड़ूं, ये अंतर और ये अंतर जोड़ूं, तब भी तो 20 आएगा। तो या मैं ऐसा करूं डायरेक्ट कि इसमें से इसको माइनस करूं डायरेक्ट, इसकी और इसके बीच में जो अंतर हो, उस अंतर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सर यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी इसके बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ अंतर निकाल लेते हैं कि यहाँ अंतर वैसे कितने का है, 1 का अंतर है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1/8 फ्रैक्शन रहेगा, तो हम एक काम करते हैं सर यहाँ पर भी 1/8 का ही फ्रैक्शन रहेगा, मतलब यहाँ से वैल्यू 8 से 9 हुई होगी, 8 से 9, यहाँ पर भी ये 8 से 9 हुआ होगा, यहाँ पर भी ये 8 से 9 हुआ होगा कि 8 2018 में थी तो 9 2020 में होगी। यहाँ पर भी अगर देखा जाएगा तो सर यहाँ पर भी अंतर 1 का ही है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ का अंतर, ये वाला 1 की वैल्यू, और यहाँ से भी हम इस अंतर की 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, वही इनके बीच में उत्तर होगा। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ इस वाले के माध्यम से अगर इसका 1 का मान निकालेंगे तो 9 की वैल्यू ये है 50,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, सीधा 9 का भाग लगाओ, 9 पन्ना 45, फिर 5 बचा 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, पॉइंट का मतलब पॉइंट के आगे कुछ आएगा उसको छोड़ दो, तो कुल मिलाकर 9 की वैल्यू अगर 50,000 है तो 1 की वैल्यू इतनी आएगी। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर है कि अगर 8 की वैल्यू 50,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू 50,000 है तो 1 की वैल्यू बोला, 8 का भाग लगाओ, 8 छिंग 48 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा है 4, 8 पन 40 और एक जीरो, लगभग 6250, ये 8 का भाग लगते आया इतना। तो इन दोनों को, ये आगे भी कुछ है 5 इस तरह से, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे, 5,500 ये है और 6,200 ये है, तो लगभग 11,700 के करीब आएगा। तो 11,700 देखो इसके नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 11,700 के करीब आ रहा है, और हमें लगभग में सवाल में बोल के रखा था कि संभावित पूर्णांकों तक चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, एग्जैक्ट निकालोगे तो ये आएगा 12.36%, फिर इसके हिसाब से निकालोगे फिर बहुत कठिन पड़ेगा। इसने सवाल में बोल दिया था संभावित, तो मैं संभावित मान के चलूंगा कि सर ये जो 12.36 है इसको मैं लगभग 12.5 मान के चलता हूँ। 12.5% यहाँ टोटल 2 सालों में 12.5% बढ़ेगा, यहाँ पर भी 12.5% बढ़ेगा। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो अगर 2016 में 8 थी जनसंख्या तो 1 बढ़कर 2018 में 9 हो गई होगी। तो इन दोनों रेशियो से यहाँ की वैल्यू 50,000 है, तो 9 की वैल्यू 50,000 है, तो भाग लगाएंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, वो इतनी आ गई है। फिर आगे की बात कर रहा है, यहाँ पर भी सेम यही है, 1/8 के हिसाब से बढ़ रही है। अगर 2018 में 8 थी तो 1 बढ़कर 9 हो गई होगी, तो हम जानते हैं 8 की वैल्यू 50,000 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 8 का इसमें भाग लगा के इतना आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 11,700 के करीब आ रहा है। तो 11,700 के करीब यही ऑप्शन है, तो यही इस सवाल का जवाब होगा। अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर करोगे तो सवाल बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए इसने बोल दिया कि संभावित पूर्णांकों तक बताओ, लगभग में उत्तर मान के अप्रोक्सीमेशन के साथ इसको कर लेना। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का सवाल है, जब ये सवाल आया था तो लगभग ज्यादातर लोगों ने ये छोड़ दिया था, जबकि छोड़ने वाला था ही नहीं, लगभग में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब निकल आता। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक डिब्बे में 22 पीले कंचे और 20 नीले कंचे हैं। 18% पीले कंचे और 24% नीले कंचे जोड़े जाएं तो 30 प्राप्त होता है। यहां से लेकर अगर हम यहां तक सवाल पढ़ेंगे तो एक इक्वेशन बना सकते हैं। 22 जो है वो पीले कंचे हैं, तो 22 का कितना है 18%, 18% अगर इसमें जोड़ा जाए, बी का मतलब है नीले कंचे, 24% इसका इसमें जोड़ा जाएगा तो बराबर में 30 प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को काट के छोटा सा हम कर सकते हैं थोड़ा सा,
जैसे 6 से काट देंगे, 6 से ये 3 बार कटेगा, 6 से ये 4 बार कटेगा, 6 से ये 5 बार कटेगा। और ये जो परसेंटेज खत्म करेंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो यहाँ भी बट्टे में 100 है, यहाँ भी बट्टे में 100 है, तो कॉमन निकाल के बट्टे में 100 आएगा, उस 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो एक समीकरण बनेगा 3y प्लस 4b बराबर 500। यहां से ये एक इक्वेशन हमने बना लिया। अब ये 500 कैसे आ गया, क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100, ये परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100, फिर बट्टे का 100 कॉमन आ जाएगा, फिर वो बट्टे वाला 100 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो 500 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। अब एक इक्वेशन और आगे बनाएगा, वो कह रहा है कि पीले कंचे की 3 गुनी संख्या नीले कंचे की 2 गुनी संख्या से 200 अधिक है। इसका मतलब पीले वाले कंचे हैं उनका 3 गुना करेंगे और नीले वाले कंचे हैं उनका 2 गुना करेंगे, और अगर इसमें से घटाएंगे तो बराबर में 200 आता है, ऐसा सवाल में ही लिखा है, ऐसा सवाल में लिखा है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो एक्स वो बाई और बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ देखो ये कह रहा है बाई स्क्वायर से बी स्क्वायर का अनुपात, मतलब ये पूछ रहा है कि बाई स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ से ध्यान दें तो इस बात की गारंटी है कि जो उत्तर होगा वह पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अगर केवल इतने पे ही ध्यान दें तो कुछ सॉल्व ना करें। तो देखो 6 और 5 ये आपस में पूर्ण वर्ग तो है नहीं, 4 ये पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग होता है, 1 ये 1 का वर्ग हो सकता है, तो ये ऑप्शन बन सकता है। ये 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता तो ये उत्तर बनेगा नहीं, 5 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता तो ये उत्तर बनेगा नहीं। इसका मतलब सर इस सवाल का जवाब तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। जो इन्होंने पूछा है अगर उस पर ही ध्यान दिया मैंने कि सर दोनों के दोनों वर्ग होंगे किसी न किसी की, तो ये तो वर्ग है नहीं दोनों, तो ये ऑप्शन बन नहीं सकता, ये वर्ग है नहीं तो ये भी नहीं बन सकता, ये वर्ग है नहीं तो ये भी नहीं बन सकता, ये दोनों वर्ग है, ये 1 का है ये 2 का है, तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम अगर इक्वेशन सोल्व करना चाहें तो ये आराम से इक्वेशन सोल्व करके उत्तर निकाल सकते हैं। अगर हम माइनस कर दें तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा ये दोनों जुड़कर 6b बराबर यहाँ आ जाएगा 300, घट जाएगा तो जो b की वैल्यू निकल के आएगी 50 निकल कर आएगी। और हम जानते हैं b की वैल्यू अगर 50 रखेंगे यहाँ पर तो 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 100, 100 इधर जाके जुड़ जाएगा, बनेगा 300। 300 में अगर 3 का भाग लगाए तो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बाई की वैल्यू 300 में 3 का भाग लगेगा तो निकलेगा 100। तो हम जानते हैं सर बाई बाई अनुपात बी चाहिए, बाई स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, तो ये 100 अनुपात 50, मतलब इससे ये देखा जाए तो 1 और 2 है। अब फिर इसका भी स्क्वायर करना है, इनकी वैल्यू 100 है, इनकी वैल्यू 100 और 50 है, तो पहले इनका स्क्वायर तो कर लो, इनका स्क्वायर, और इनको सॉल्व करेंगे। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। तो ये सॉल्व करना जरूरी नहीं था, लेकिन हमने सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि सर ये सवाल तो डायरेक्ट हम इसको उत्तर देखकर बता सकते थे कि सर इसका जवाब ये होगा। फिर भी अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपए है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64 और 44% बचाते हैं। ठीक है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। देखो यहाँ से पहली बात तो हम इतना समझेंगे कि ये जो सवाल है वो अनुपात पूछ रहा है। अगर अनुपात या फिर परसेंटेज पूछता है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं करते। तो ये जो एग्जैक्ट उसने मिलाकर सैलरी दी है इसका हम कोई इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, और इसके बिना इस्तेमाल के सवाल का जवाब बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि सर इन दोनों का व्यय कितना है, खर्चा देखेगा तो पी जो है ना वो 64% अपने वेतन का बचा लेता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 36%। तो हम बोलेंगे सर जो पी है ना वो पी कर रहा होगा 36% खर्च, पी का टोटल वेतन गुणा 36%, ये पी का खर्च है। क्यू का खर्च कितना है 44%, अगर वो बचा रहा है तो 56% ये क्यू का खर्च आ जाएगा। क्यू का खर्च है 56%, क्यू की टोटल सैलरी और मल्टीप्लाई बाई 56, इतना परसेंट वो खर्च कर दे रहा है, क्योंकि ये 64 बचाता है तो 36 खर्च करेगा, और वो 44 बचा रहा है तो 56 खर्च करेगा। ये पी की बचत है, ये क्यू की बचत है। अब सवाल में आगे बोल रहा है
कि पी का व्यय, ये दोनों खर्चे ही तो हैं, ये पी का 36% खर्चा और क्यू का 56% खर्चा, ये आ चुके हैं खर्चे। सवाल में खर्चों को लेकर एक बात और बोली है, इसने बोला है कि जो पी का व्यय मतलब खर्चा है वो क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। क्यू के व्यय का, ये जो है ना क्यू, अगर इस क्यू के व्यय का 1.5 गुना कर दें, 1.5 कर दें, तो वह पी के व्यय के बराबर हो जाता है, ऐसा सवाल में बोल रखा है। तो अगर इसका 1.5 गुना कर देंगे तो इसके खर्च के मतलब बराबर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो, पी और क्यू का रेशियो निकाल दो। तो अब तो सवाल बहुत आसान हो गया कि देखो सर, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, हम इसको काट सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। 5 से ये 3 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 28 बार कटेगा, 28 बार। अब कितने से काट सकते हैं? 4 से, 4 से ये 7 बार कटेगा और 4 से ये 4 क्या, ये 4 और 3, 4 3 12, इधर 4 यहां से निकल आएगा, 3 यहां से, 12 हो जाएगा, 12 3 36, ये 3 बार कट जाएगा। तो P ये आ गया 3P बराबर 7Q। तो हमें चाहिए P अनुपात Q, तो P की वैल्यू होगी ये 7 और Q की वैल्यू होगी 3। ऐसे ही जैसे इसने पूछा है वैसे हमें बताना है। तो P की वैल्यू आगे रखेंगे, Q की वैल्यू पीछे रखेंगे, तो 7:3 कहां पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एक ऑप्शन ये भी है 3:7। तो अगर किसी ने Q को आगे रख लिया तो ये उत्तर लगा देगा, जबकि ऐसा गलत है। पूछा क्या है उसने? P के वेतन का Q के वेतन से अनुपात, तो Q के वेतन से अनुपात वो पीछे रखना है, P का वेतन आगे रखना है। अगर किसी ने इसको आगे पीछे कर लिया तो उत्तर भी अलग आ जाएगा, वो कि गलत है। सवाल का सही जवाब 7:3 है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें सवाल समझ में आया होगा। ये भी एसएससी सीजीएल टियर 1 19/9/2024 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब 2 सवाल और बचे हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उन दोनों सवालों को भी करते हैं। तो चलिए अब हम इस क्लास के अंतिम 2 सवालों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए की आय बी की आय का 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। देखो सवाल हमने यहां से यहां तक पढ़ा, तो आय का हम अनुपात निकाल सकते हैं और व्यय का अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। यहाँ इनकी इनकम, इनकम में बोल रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय का 80% है। तो एक एक बात बताओ, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो यहाँ पर लिखना है बी की आय का, तो बी की आय मिलेगी नीचे और ऊपर मिलेगी ए की आय। तो इसका मतलब अगर ये 5 है तो फिर ये 4 रहा होगा। अगर तुम ऐसे ना समझ पाओ कि ये मैंने क्या कर दिया, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सर बी की आय 100% मान लेना और इसको 80% मान लेना, जब काटोगे तो यही अनुपात आएगा। तो ये तो हो गया सर इनकम का अनुपात। अब हम बात करते हैं सर एक्सपेंडिचर, इनके व्यय का अनुपात। तो ये कह रहा है जो ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो मतलब अगर इसका 100 है तो इसका 60 है, काट के छोटा कर लेंगे। तो 60% का वैसे फ्रैक्शन कितना होता है? वो होता है 3/5। तो अगर ये बी 5 है तो फिर ये 3 होगा। ये इनका व्यय का अनुपात भी आ गया। अब हम सवाल आगे पढ़ते हैं। देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस हमें करना क्या होता है, इन सवालों को ध्यान से बस पढ़ना होता है, जैसे वो बोलता है वैसे हम करते हैं। तो इनकम का रेशियो आ गया और उसकी एक्सपेंडिचर का भी रेशियो आ चुका है। अब हम सवाल पढ़ते हैं आगे। ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। जो ए की आय है, अच्छा ये है ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। मतलब ए की आय मतलब ए की इनकम इसकी बात कर रहा है और बी का एक्सपेंडिचर मतलब इसकी बात कर रहा है। इन दोनों में एक रिलेशन दिया है। ये कह रहा है कि जो ए की आय है मतलब ए की आय बराबर लिखते हैं थोड़ा, ए की आय बराबर है बी, ये ए की इनकम मतलब ए आई इनकम और बी का एक्सपेंडिचर की 90%। ये कह रहा है कि ए की
ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो बी के व्यय का 90% ये है। तो हम यहाँ से अगर इस परसेंटेज को हटाना चाहें तो ये 9/10 कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ए आई अपॉन बी ई एक्स, ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर बराबर में ये 9/10 होगा। तो हम अगर बात करें कि सर ए इसको 9/10 बनाना है, मतलब ए आई ये और ये इस यहाँ 9 लाना है, यहाँ 10 बनाना है, क्योंकि ए की वैल्यू 9 है तो फिर बी की वैल्यू 10 है, तो हमें यहाँ पर 9 बनाना है और यहाँ पर हमको बनाना है 10। तो कैसे बन सकता है? तो हम एक काम कर सकते हैं कि सर यहाँ 9 बनाना है तो ऊपर वाले पूरे में 9 का गुणा कर देंगे, और यहाँ 10 बनाना है तो इस वाले पूरे में 10 का गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा आराम से। लेकिन ये करने से पहले 9 का गुणा ऊपर वाले में और 10 का गुणा इस वाले में कर देंगे, लेकिन फिर भी ये अभी हो नहीं पाएगा, 9:10 नहीं हो पाएगा। तो हमें इनका गुणा करने से पहले पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ता है। पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या होगा कि सर ये और ये पहले बराबर करेंगे, तो 5 का गुणा ऊपर भी करेंगे और 5 का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये बराबर होगा, और 4 का गुणा यहाँ करेंगे। इसका मतलब ऊपर वाले पूरे में 5 का गुणा करना है और नीचे वाले पूरे में इस 4 का गुणा करना है। ये भी हमको गुणा करना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसे सवाल में करना क्या आता है, इस सवाल में एक कंडीशन दी है कि ए की जो इनकम है वह बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% है, तो बी का एक्सपेंडिचर नीचे रखा तो 9/10 आया। इसका मतलब ये वाली संख्या बट्टे ये वाली संख्या करें तो 9/10 आना चाहिए। तो सर यहाँ 9 और यहाँ 10 आना चाहिए, तो यहाँ 9 कैसे आएगा, पूरे में 9 का गुणा कर लो, यहाँ 10 कैसे आएगा, पूरे में 10 का गुणा कर लो। लेकिन इतना करने के बाद एक और काम करना पड़ता है, पहले इन दोनों संख्याओं को बराबर कर लेना। तो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे सर, यहाँ 5 का गुणा करेंगे, यहाँ 4 का करेंगे, तो 5 का तुम यहाँ करोगे तो इस पूरे में ही करना पड़ेगा, 4 का तुम यहाँ करोगे तो इस पूरे में ही करना पड़ेगा। अब हमें पता चलेगा कि सर ये जो संख्याएं हैं और ये जो संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणा इन दोनों में होगा, और 10 ये 9×5 = 45, मतलब 45 का गुणा इन दोनों में होगा, 10 चौक 40, 40 का गुणा इन दोनों में होगा, और फिर हम देख लेंगे कितना कैसे कैसे क्या है। तो लेकिन हम एक काम कर जानते हैं कि सर जब इन दोनों संख्याओं का इधर गुणा करना है और इन दोनों संख्याओं का इधर गुणा करना है, तो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में कोई कटे तो पहले काट लेते हैं, पहले कट बाद में कटेगा तो वही काट लो। तो 5 से ये 10 कटता है 2 बार। तो अब हमें समझ में आया कि सर ऊपर वाले मात्र 9 का गुणा करना है ऊपर वाले, और यहाँ पर मात्र 2 का गुणा करना है। सवाल में क्या पूछा है कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की बचत और बी की बचत पर ध्यान देना है। तो इसकी वैसे बचत होगी क्या, अगर हम बात करें तो बचत यहाँ निकालनी पड़ेगी, ए की बचत यहाँ निकालनी पड़ेगी और बी की बचत यहाँ निकालनी पड़ेगी। फिर हम वो देखेंगे कि सर कितना कैसे क्या है। तो 9 का गुणा अगर तुम यहाँ करोगे तो 9 चौक 36, तो ये बन जाएगा 36। 9 का गुणा यहाँ करोगे तो ये 45 बन जाएगा। 2 का गुणा पहले इस 4 में कर लेना है, तो इसका मतलब 8 हो गया। 8 का गुणा यहाँ करोगे, 8 या 24, और 8 का गुणा यहाँ पर करोगे तो 8×5 = 40। तो अगर 36 रुपए इसकी इनकम है और खर्चा अगर 24 है, तो 12 रुपए की इसकी बचत होगी। 45 रुपए की इसकी इनकम है और 40 रुपए का खर्चा है, तो सर 5 रुपए इसकी बचत होगी। तो अब यही पूछ रहा था कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम ये बताना है कि इससे ये कितने परसेंटेज ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो हम नीचे रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे नीचे 5, और 5 से ये कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 का गुणा 7 में होगा तो आएगा 140%। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको समझना, तब समझ पाओगे। जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे। ये सीजीएल टीयर 2 29/1/2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है, तो ध्यान से इसको देख लेना। इनकी इनकम का अनुपात पहले ये दे रखा था, कर लिया,
एक्सपेंडिचर का अनुपात ये रखा था, कर लिया था। फिर इसके अंदर एक कंडीशन दी थी, कंडीशन ये था कि इसकी इनकम और इसका एक्सपेंडिचर के बीच में 9/10 आना चाहिए। तो सर 9/10 यहाँ कैसे बन सकता है, जब 9 का गुणा ऊपर वाले में हो, 10 का गुणा यहाँ हो। लेकिन ये करने के दौरान एक काम और किया जाता है, पहले इन दोनों को बराबर किया जाता है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 5 का गुणा यहाँ पूरे में करना पड़ेगा और 4 का गुणा यहाँ पूरे में करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन संख्याओं का गुणा इधर करना है, लेकिन इन संख्याओं का गुणा करने से भी पहले अगर ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्या कोई कटे तो काट लेते हैं, बाद में कटेगा तो अभी काट लो। तो 5 से हमने 2 बार काटा, तो कुल मिलाकर ऊपर वाले में 9 का गुणा होना है और नीचे वाले में 4 दूनी 8 का गुणा होना है। इसके ये इनकम, ये अगर इसका खर्चा है तो ये बचत होगी। इसकी इनकम 45 है, 40 का खर्चा है तो बचत है। फिर ये वाली बचत से ये वाली बचत कितने परसेंटेज ज़्यादा है, देख लिया हमने, ये कर दिया। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें सवाल समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देख लोगे, समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सवाल आसान है, हम पहले इनके क्रय मूल्यों का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे वॉशिंग मशीन और यहाँ पर लिखेंगे टीवी। अगर टीवी का क्रय मूल्य अगर 100% है तो सर इससे 40% का मतलब 60% इसका क्रय मूल्य होगा। हम अगर इनको काटना चाहें तो इनको काट के अनुपात निकाल सकते हैं। सर ये आएगा 5 और ये आएगा 3, तो ये आ चुका है। अब इसने बोला है कि 18% की वृद्धि होती है वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में। यहाँ तो 18% की वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए प्लस का साइन, और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो अगर इतना ही पूछा होता कि एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन पर बात करता, तो सीधा सीधा मैं कर लेता कि 18 का गुणा इधर करके 18 × 54, यहाँ 54% और ये माइनस का है तो 50%, तो 54 - 50 बट्टे में इन दोनों का योगफल कर देता। लेकिन इसने बोला है कि भाई टीवी की जो संख्या है वह टीवी की संख्या 2 है और वॉशिंग मशीन की 5 है। तो हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे, इधर 2 का करेंगे। क्यों? क्योंकि टीवी की संख्या 5 इसने बोली है, टीवी की संख्या 2 बोली है और वॉशिंग मशीन की संख्या 5 बोली है। इनके क्रय मूल्य में अंतर बताओ। तो अभी अगर देखा जाए तो ये अनुपात ही तो है, तो अनुपात अभी भी ये अनुपात है, तो हम इस चीज को काट सकते हैं, 5 से ये काट सकते हैं, तो ये आएगा 3:2 आएगा। तो हम देखते हैं सर, अब गुणा कर लो, 18 × 54, तो 54% ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 10 दूनी 20%, 20% ये माइनस का है, और अपॉन में भाग कितने का लगेगा भाई, ये जो रेशियो होता है इनके योगफल का। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 34/5%। भाग लगाएंगे तो 5 × 6 = 30 और 5 × 8 = 40 होता है। तो 6.8% की वृद्धि आएगी। ये हो गया इस सवाल का जवाब। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इस सवाल में इसने बोल दिया है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो 5 वॉशिंग मशीन, ये जो वॉशिंग मशीन और टीवी का जो प्राइस का अनुपात था उसमें हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनकी संख्या का। तो 5 का गुणा इधर किया क्योंकि वॉशिंग मशीन 5 लेनी थी और टीवी हमको 2 लेनी थी, तो मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन उसके बाद भी है तो ये रेशियो ही, तो इस रेशियो को थोड़ा सा हम और काट लेंगे। तो 5 से 5 कट गया, इधर आ गया मात्र 3 और इधर आ गया 2। ये प्लस का है तो 54, ये माइनस का है तो माइनस का, और बट्टे में भाग लगेगा इन दोनों की संख्या का। तो 3 और 2 5 होता है, 5 का भाग लगेगा 6.8%। अच्छा, ये हुआ क्या है कि ये प्लस का निकला है ना, अगर हम बात करें ये प्लस का निकला है तो ओवरऑल ये वृद्धि हुई होगी, 6.8% की वृद्धि। उम्मीद करते हैं ये तुम्हें सवाल समझ में आए होंगे। यहाँ पर परसेंटेज का मिसलीनियस भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद मैं परसेंटेज के एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैंने कुल कितने टाइप करा दिए, 23 टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए हैं परसेंटेज में। यहाँ पर परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगली एक वीडियो आएगी, वो होगी वन शॉट मैराथन वीडियो। उस वीडियो में टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 23 तक हर एक टाइप के लगभग 2-2 या 3-3 सवाल होंगे, कुल मिलाकर 50 सवाल होंगे उस वीडियो में। और उस वीडियो में पूरा परसेंटेज जितने भी मैंने 23 टाइप कराए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो इसके बाद
इसके बाद जो क्लास आएगी पूरी मैराथन वीडियो परसेंटेज की, वो देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखें। आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। परसेंटेज का चैप्टर पूरी तरह से कवर कर दिया है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना जितना मैंने पढ़ाया है परसेंटेज में, उतना पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और अपनी नॉलेज को एनहेंस आप कर रहे होंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस से कुछ समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको मैराथन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।